हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। मेरे बच्चों, क्लास 12 केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 5 चल रहा था और आज हम आखिरी लेक्चर लेकर आए हुए हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव के बाद में भी लेक्चर आते रहेंगे। हम नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, हेलो एल्केन और हेलो एरीन। कुछ ऐसे टॉपिक रह जाते हैं कि जो बाद में आप लोगों को दिक्कत होता है कि सर इस टॉपिक पे आपने चर्चा नहीं किया, लेकिन बीच बीच में भी आपको हमने समझाया। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। और सार का चीज बच्चों, जैसे जो आप उपसहसंयोजी यौगिक है, इनके दैनिक जीवन में किस प्रकार से उपयोग होते हैं, उस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस चैप्टर में बच्चों सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो उपसहसंयोजी यौगिक है। उपसहसंयोजी यौगिक का नामकरण है, उससे संबंधित जैसे समाव्ययता है ना बच्चों, उसकी ज्यामिति है। इतना आप लोगों ने पढ़ लिया तो समझो इस चैप्टर का सब कुछ खत्म हो गया। चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों को जब मैंने बच्चों सिद्धांत बताया था, संयोजकता वन सिद्धांत, उसमें हो सकता है एक दो एग्जाम्पल बताया था और आप लोगों को बढ़िया से बता दिया था कि कोई भी उपसहसंयोजी यौगिक है वो चुंबकीय गुण कब प्रदर्शित करेगा, जब उसके डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। यदि डी कक्षक में पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं तो फिर वो चुंबकीय गुण नहीं दर्शाएगा। ठीक है, ये चीज मैंने आपको पहले भी समझा दिया था। लेकिन आप लोगों को यदि मान लीजिए हो सकता है कि यदि लेक्चर ना देखे हों और आपके सिलेबस में सीधा सीधा दिया है कि उपसहसंयोजी यौगिक में चुंबकीय गुण, तो फिर आप परेशान हो जाओगे, इसलिए यहाँ पे समझाना जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। चुंबकीय गुण के बारे में थोड़ा सा अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे। वैसे आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया है कि कहानी सब वही है बच्चों, कि जैसे हम बात करते हैं डी ब्लॉक के तत्वों की बच्चों, तो डी ब्लॉक के तत्वों में जो डी कक्षक होते हैं 5 होते हैं बच्चों। ठीक है, कितने होते हैं? 5 होते हैं। ये 5 हो गए। 5 कक्षक हैं जिन कक्षकों का नाम होता है, एक का होता है डी एक्स वाई, एक का होता है डी वाई जेड, एक का होता है डी जेड एक्स, इसका होता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और बच्चों इसे बोलते हैं हम डी जेड का स्क्वायर। यदि इनमें प्यारे बच्चों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जैसे मान लीजिए सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये अयुग्मित है। मान लीजिए इसमें हमने भर भी दिया 3 में, 2 भी खाली है। यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है बच्चों, तो ये जो चुंबकीय गुण होगा वो अनुचुंबकीय होगा। क्या होगा बच्चों? अनुचुंबकीय होगा। ध्यान रखना, हमेशा के लिए बता रहा हूं, जब भी आप उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे बच्चों, किसी भी आप कंपाउंड को ले लोगे, किसी भी यौगिक को ले लोगे, उसका चुंबकीय गुण प्रदर्शित करने के लिए उसके डी ब्लॉक के जो कक्षक है बच्चों, डी जो कक्षक है उनमें इलेक्ट्रॉन को देखोगे। यदि इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है तो समझो वो अनुचुंबकीय है। लेकिन वहीं पे प्यारे बच्चों मान लीजिए ये डी कक्षक है और डी कक्षक में पूरे इलेक्ट्रॉन भर जाएं, 2-2 इलेक्ट्रॉन सभी में है, 2-2 इलेक्ट्रॉन सभी में है। यदि 2-2 इलेक्ट्रॉन सभी में बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा? प्रतिचुंबकीय। क्या हो जाएगा बच्चों? प्रतिचुंबकीय। बस ये 2 ही चीज है, 2 ही चीज। यदि 2 चीज आपने समझ लिया तो समझो इसमें चुंबकीय गुण के बारे में कुछ भी नहीं है, बड़ा सिंपल है ना। एनसीईआरटी का ही जो ये आपको पेज दिख रहा है, पूरा एनसीईआरटी का ही बुक लेकर चल रहे हैं। अलग से हम कुछ भी टॉपिक ऐड नहीं कर रहे हैं बच्चों, जो एनसीईआरटी में वही चीज पढ़ाएंगे। और अब एमपी बोर्ड भी एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन देता है, अदर स्टेट के भी जो क्वेश्चन पेपर आते हैं एनसीईआरटी से ही आते हैं। चलिए थोड़ा सा यहां पर देखते हैं बच्चों, यहां पर थोड़ा सा एनसीईआरटी के बुक का यदि अध्ययन करोगे तो देखिए कि उपसहसंयोजी यौगिक के चुंबकीय आघूर्ण का मापन चुंबकीय प्रवृत्ति प्रयोगों द्वारा किया जा सकता है। प्रयोगों द्वारा मतलब जब इसको प्रयोग करते हैं तभी हुए, तो मान लीजिए एक सामान्य रूप से समझने के लिए ऐसा बताया जाता है, लेकिन प्रयोग करते हैं तभी ये पता चल जाता है। इसके परिणामों का उपयोग संकुलों के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा संरचनाओं की जानकारी के लिए किया जाता है ना। यदि बच्चों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या तथा संरचना की जानकारी के लिए इसका प्रयोग करते हैं। प्रथम संक्रमण श्रेणी में धातुओं की उपसहसंयोजी यौगिक की चुंबकीय आंकड़ों का विवेचनात्मक अध्ययन कुल जटिलतम दर्शाता है। धातु आयनों के लिए डी कक्षकों में 3 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, जैसे टाइटेनियम 3 पॉजिटिव में D1, वेनेडियम 3 पॉजिटिव में D2, क्रोमियम 3 पॉजिटिव में D3। इनमें 4s तथा 4p के कक्षकों के साथ साथ अष्टफल की संकरण हेतु डी कक्षक उपलब्ध हैं। इन मुक्त आयन तथा इनकी उपसंयोजन सत्ता चुंबकीय व्यवहार समान होता है, जबकि 3 से अधिक 3d इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो तो अष्टफल की संकरण आवश्यक हेतु 3d कक्षकों के युगल सीधे उपलब्ध नहीं होते। इस प्रकार D4 है ना के लिए डी कक्षक के युगल केवल 3d इलेक्ट्रॉन को युगलित होने से उपलब्ध होते हैं। फलस्वरूप क्रमशः 2, 1 व 0 अयुगलित इलेक्ट्रॉन बचे रह जाते हैं। थोड़ा यहां पे समझने वाली बात है बच्चों, बहुत ही गहराई की बात की गई है कि जैसे हम बात करते हैं मान लीजिए टाइटेनियम 3 पॉजिटिव, टाइटेनियम 3 पॉजिटिव है।
टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कोई बताएगा तो होता है सर 4s2 3d1, है ना, टाइटेनियम 3d2 होता है। जब प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन 3 निकलेंगे, है ना, ये टाइटेनियम का है और टाइटेनियम 3 पॉजिटिव, मतलब s के 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो बच्चों 4s में कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे और 3d में जो इलेक्ट्रॉन है वो 1 हो जाएगा। अब इस एक इलेक्ट्रॉन के कारण ये जो आपका बच्चों कोई भी कंपाउंड होगा वो कैसा होगा, वो होगा कैसा होगा बच्चों, वो होगा अनुचुंबकीय होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन। अब इसके जो डी कक्षक हैं वो कहीं ना कहीं संकरण के द्वारा बच्चों, अतिव्यापन के द्वारा संकुल यौगिक का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वहीं पे जैसे हम बात करते हैं क्रोमियम 3 पॉजिटिव, देखो देखने में क्या जाता है, क्रोमियम 3 पॉजिटिव, ठीक है। क्रोमियम यानी परमाणु क्रमांक 24 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखोगे बच्चों तो 3d5 4s1 यही तो होता है। लेकिन जब 3 पॉजिटिव की बात करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन s का चला जाएगा, ये क्रोमियम का है बच्चों। क्रोमियम 3 पॉजिटिव की बात करेंगे तो s का एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, 2d का तो 3d3 और बच्चों 4s 0 हो जाएगा। फिर भी d में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है बच्चों और इसी 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण इसमें भी अनुचुंबकीय गुण दर्शाया जाता है। और देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे बच्चों डी कक्षक उपलब्ध है जो कि अष्टफलकीय संकुल बनाने के लिए मदद करता है। यही चीज बोला गया है कि अष्टफलकीय संकरण हेतु डी कक्षक उपलब्ध रहते हैं। जैसे टाइटेनियम 3 पॉजिटिव में भी अष्टफलकीय संभव है ना, d1 1 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, d2 मतलब d में 2 इलेक्ट्रॉन है, d3 मतलब d में 3 इलेक्ट्रॉन है, ये चीज बच्चों, ठीक है। ऐसे ही हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक ऐसा यौगिक ले लो जिसमें d में कोई इलेक्ट्रॉन खाली, मतलब कोई कक्षक खाली ना हो, पूरे के पूरे भरे हो बच्चों, तो वो आपका प्रतिचुंबकीय दर्शाता है। बस इतना आप लोगों को पता होना चाहिए, तो चुंबकीय गुण के बारे में लिख लेंगे, ठीक। इससे ज्यादा आपको देखना नहीं है, हालांकि बहुत कम चांसेस है कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन फिर भी बच्चों आप लोगों को समझाना जरूरी था चुंबकीय गुण के बारे में। जैसे यहाँ पर कुछ यौगिक देके रखा हुआ है, यदि आप लोग एनसीईआरटी में देखेंगे तो ये सारा चीज मिल जाएगा कि बच्चों यहाँ पर देखो MnCl6 का चुंबकीय गुण 4 अयुग्लित इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। FeCN6 का चुंबकीय गुण अयुग्लित इलेक्ट्रॉन, है ना, एक अयुग्लित इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। अयुग्लित का मतलब थोड़ा आपको बताता हूं, जैसे बच्चों MnCN का होल 6 है और बच्चों 3 निगेटिव भी है, तो इसका पहले आप यहां पर देखना, थोड़ा मेरे भाषा में समझना। MnCN का होल 6 है प्यारे बच्चों और 3 निगेटिव भी है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो यहां पे 6 निगेटिव हो जाएगा बच्चों, बराबर में -3, तो x बराबर आपका +3 आएगा, यानी Mn3 पॉजिटिव के रूप में है, ठीक है। तो Mn जो मैंगनीज है बच्चों, है ना, आयरन कोबाल्ट निकिल कॉपर जिंक, आयरन कोबाल्ट निकिल कॉपर जिंक, यानी इसका परमाणु क्रमांक 25 है। 25 का मतलब है 3d5 4s2। जब 3 पॉजिटिव हो जाएगा बच्चों, ये तो 3d4 हो जाएगा, 3d4 हो जाएगा और 4s 0 हो जाएगा। 4s में कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। देखिएगा मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसमें 2 अयुग्लित इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। अब देखना थोड़ा सा, इसमें d है बच्चों, d है, ठीक है। d में कितने कक्षक होते हैं सर, 1 2 3 4 5 ही कक्षक तो होते हैं, 1 2 3 4 5। अब d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है बच्चों। अब देखो जरा क्या बोला है कि यहां पर जटिलतम पाई जाती है, और बच्चों ये 6 है तो ये अष्टफलकीय होता है। तो इसमें होता क्या है कि जब प्रबल लिगेंड आता है तो ये वाला जो आपका बच्चों, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसमें शिफ्ट हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट हो जाएगा। थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा बच्चों, शिफ्ट हो जाएगा। जैसे आपने कहा कि Mn था 3 पॉजिटिव के लिए, मैंने कहा कि 3d में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4s में 0 इलेक्ट्रॉन है। अब बच्चों ये आपका पहले समान रूप से ऐसा कुछ है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत क्या कहता है, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत ये कहता है कि ये 2 भागों में विपाटित होता है। 2 भागों में कैसे विपाटित होगा, ये वाला बच्चों भाग ये उच्च ऊर्जा का कहलाएगा,
है ना, और ये निम्न ऊर्जा का कहलाएगा। सही तो है सर, 3 निम्न ऊर्जा के, 2 उच्च ऊर्जा के। तो ये उच्च ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन कहता है हम क्यों जाएंगे, हमारी ऊर्जा का हम इसी में शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां आकर के शिफ्ट हो जाता है। जब शिफ्ट होता है बच्चों तो किस तरीके से होता है थोड़ा समझिएगा। एक इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, ऐसा आ गया। अब ये 2 कक्षक हैं, ये आपके D2 उपलब्ध कराएंगे, sp3 और अष्टफलकीय संकरण का निर्धारण कर देंगे। तो इस तरीके से बच्चों ये 2 रिक्त हैं जो कि Cn आकर जुड़ेगा, और ये 2 आयुगलित इलेक्ट्रॉन जो हैं, ये 2 आयुगलित इलेक्ट्रॉन जो हैं बच्चों, यही चुंबकत्व के गुण का निर्धारण करेंगे। इसी कारण ये अनुचुंबकीय गुण दर्शाएगा। इसलिए क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत बताया कि सर यहां पे तो 4 अयुग्मित होना चाहिए, आपने 2 अयुग्मित क्यों कर दिया। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत यही कहता है कि जब प्रबल लिगेंड आता है तो उसके, जैसे मान लीजिए बच्चों प्रबल लिगेंड आया तो उसके अक्ष पर अटैक करता है, और ये वाला जो है dx² बाई स्क्वायर है, ये dz², तो यहां पर ज्यादा बल लगाएगा, तो यहां के इलेक्ट्रॉन अपने साथी के पास चले जाएंगे, बोलेंगे भैया हमें उच्च ऊर्जा स्तर पर नहीं रहना है, हमारी ऊर्जा स्तर कम है, हमारी क्षमता कम है, हम इतना खर्च करके ऊपर नहीं जाना चाहते। तो ये जाकर के समायोजित हो जाते हैं। तो इस तरीके से बच्चों 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इसलिए बोला गया है चुंबकीय आघूर्ण 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण बच्चों चुंबकीय आघूर्ण दर्शाता है। अब बताओ किसी बच्चे को प्रॉब्लम दी, एक समझा दिया तो सारा चीज खेल खत्म है। बार बार मैं नहीं समझाने वाला हूं, इसके पीछे रीजन भी बता दिया कि एक इलेक्ट्रॉन कहां चला, क्यों चला गया। इसके पीछे रीजन ये है कि क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत यही कहता है कि मान लीजिए यदि इलेक्ट्रॉन जो लिगेंड है बच्चों बिंदु आयन के रूप में आते हैं, यदि वो अक्ष पर अटैक करते हैं तो अक्ष के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ जाएगी। यदि वो बीच में अटैक कर, अक्षों के बीच में अटैक करेंगे तो इन तीनों की ऊर्जा बढ़ जाएगी, है ना। लेकिन मैक्सिमम अष्टफलकी में यहां पे ये अटैक करता है, और चतुष्फलकी में यहां पर, तो अष्टफलकी के लिए बच्चों ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं कम ऊर्जा स्तर वाले में। इस कारण से D2sp3 संकरण बन जाता है। और अयुग्मित, यहाँ पे आपको 4 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित दिख रहे हैं, यानी अयुग्मित दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ 2 ही दिख रहे हैं। इसके पीछे क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत है। चीजें क्लियर। तो चुंबकीय आघूर्ण के बारे में आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया कि यदि किसी भी हम बात करते हैं उपसंयोजी यौगिक में, तो उसमें केंद्रीय धातु परमाणु के पास यदि अयुग्मित D कक्षक होंगे, अयुग्मित D कक्षक होंगे तो सिंपल वो अनुचुंबकीय, यदि युग्मित हो जाएंगे बच्चों तो वो प्रतिचुंबकीय गुण दर्शाएगा। बाकी आप लोगों को NCERT बुक यदि आपके पास नहीं है तो डाउनलोड जरूर कर लिया करो, ठीक है। चलिए, संयोजकता बंध सिद्धांत वगैरह हमने करा दिया था बच्चों। अब थोड़ा सा आगे बात करेंगे, जानते हैं कहां पे आज हमारा जो टास्क है बच्चों, यहां पे आप लोगों को थोड़ा सा मैं बता देता हूं। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत यही कहता है, देखो जरा यहाँ पे चतुष्फलकी के लिए है बच्चों, और ये अष्टफलकी के लिए है। देखो थोड़ा सा यदि आप लोगों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है ना क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, तो अभी आपको चीजें क्लियर हो जाएगी कि बच्चों अक्ष होते हैं XYZ। थोड़ा सा हम बात कर ही लेते हैं कि D के बच्चों आप लोगों को 5 कक्षक है। D के भाई साहब 5 कक्षक है, ये आपके पास 5 कक्षक है, 1 2 3 4 5। पहला है बच्चों DXY, DYZ, DZX, ये पहले बच्चों DX² Y² और ये DZ², ठीक है। जब बच्चों जैसे कोई केंद्रीय धातु आयन है अष्टफलकी में कुछ इस तरीके से होता है। जैसे मान लीजिए यहां पर मेटल है बच्चों, यहां पर ऋणात्मक लिगेंड है, यहां पर ऋणात्मक लिगेंड है, यहां पे आपका ऋणात्मक लिगेंड है, ऋणात्मक लिगेंड है, इस तरीके से ऋणात्मक लिगेंड है। इसके अक्ष पर ये आपका अक्ष होगा बच्चों, अक्ष पे ही इलेक्ट्रॉन आकर के जुड़ रहे हैं, अक्ष पर ये लिगेंड जो है अक्ष पर, क्योंकि इस तरीके से आपको पता है कुछ इस तरीके से आपका अष्टफलकी बनता है। तो प्यारे बच्चों अक्ष पर ये एक अक्ष हो गया, एक ये अक्ष हो गया, एक ये अक्ष हो गया, अक्ष पर ही अटैक करते हैं। अक्ष पर अटैक करने के बाद इनकी ऊर्जा बढ़ जाती है। जब इनकी ऊर्जा बढ़ती है बच्चों तो देखो इनकी ऊर्जा बढ़ गई, तो ये dx² y² ऊपर चला गया। देखो यहाँ पे बड़े मेटल है, मेटल के अक्ष पर ही बच्चों अटैक कर रहे हैं, लिगेंड मेटल है, मेटल के अक्ष पर ही अटैक कर रहे हैं, जिस कारण से जिस पर अटैक करेंगे उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है, जिस पर अटैक उसकी थोड़ी सी ऊर्जा बढ़ती तो सबकी है। मारता है धक्का कक्षकों को, लिगेंड जब कक्षकों के पास आता है तो एनर्जी ट्रांसफर करता है, जब धक्का मारता है कि प्यारे बच्चों तो ऊर्जा सबकी बढ़ती है, लेकिन अपेक्षाकृत जो आपके dx² y² है और dz², 2 कक्षकों की ऊर्जा बढ़ जाती है, इसलिए बच्चों ये विपाटन क्षेत्र से अधिक हो जाता है। अब इसको कक्षक ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम है, तो बोले भैया हम ऊपर शिफ्ट नहीं होंगे, हम नीचे वाले साथियों के पास आ जाएंगे, क्योंकि ऊर्जा पहले सबकी समान थी, है ना। लेकिन कक्षक की ऊर्जा बढ़ी तो इलेक्ट्रॉन कहता हम नहीं जाएंगे, इसलिए इलेक्ट्रॉन बच्चों dx² y² dz² से निकल करके कहां जाते हैं, dxy dyz या dzx के पास, ठीक है। ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक। पहले dxy dxz और dyz है,
ठीक है, यहां पे बच्चों ये ऐसा बोला गया है dx बाय dxz और ये d बाई z है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना आप लोग थोड़ा सा देख लेना। चलिए, ये चीज भी क्लियर हो गया होगा। और जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं चतुष्फलकी में, तो चतुष्फलकी में अक्ष नहीं, अक्षों के बीच में। चतुष्फलकी की जब बात करते हैं तो चतुष्फलकी अक्ष में नहीं बच्चों, अक्षों के बीच में अटैक करता है, इसलिए उसकी एनर्जी उल्टा हो जाती है। अक्षों के बीच में अटैक, जब चतुष्फलकी की बात करते हैं तो अटैक क्या करता है बच्चों, यहां पर अटैक करता है। जैसे dx बाय बात किया गया, ये dxz है ना, d बाय z है, dx स्क्वायर बाई स्क्वायर और dz स्क्वायर 5 है, तो इनमें अटैक करेगा बच्चों, इनमें अटैक करेगा, इसलिए dx बाय dxz d बाय z ये ऊपर हो गए और ये नीचे हो गया। जिसकी ऊर्जा अधिक है उसको ऊपर रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये चीज आपको क्लियर है। अच्छा, एक चीज और आपको समझाना था, उपसंयोजी यौगिकों का रंग। क्वेश्चन ऐसे नहीं आता कि पूरे रंग को आप लोग समझाओ, ऑब्जेक्टिव आ सकता है, तो कुछ कोई बच्चा यदि याद करना चाहता तो कर लेगा, स्क्रीनशॉट ले लेगा। लेकिन सबसे पहले एक छोटा सा 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2 नंबर में कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उपसंयोजी यौगिकों का रंग क्यों होता है। देखो बच्चों, कोई उपसंयोजी यौगिक है, उसमें जब प्रकाश किरण पड़ती है तो प्रकाश के कुछ रंगों को अवशोषित कर लेता है, और जिन रंगों को अवशोषित नहीं करता इसके कारण वो परावर्तित होकर के हमें दिखाई देता है। इससे कई तरीके के, जैसे मान लीजिए जो हीरा होता है बच्चों, अब उसको मिक्स करके बढ़िया अच्छे तरीके के मतलब एक मिश्र धातु का निर्माण कर देते हैं, ज्यादा चमकदार होता है, ज्यादा रिफ्लेक्टिव होता है, ज्यादा प्रकाश का वो परावर्तन करता है और अच्छे रंग को देता है। ठीक है, आगे इसमें आपको मिल जाएगा। तो होता क्या है कि जैसे आपके पास उपसंयोजी यौगिक है, ठीक है, उपसंयोजी यौगिक में प्रकाश किरण पड़ी, यानी उससे गुजरी, तो कुछ रंगों को अवशोषित कर लेगा, और जिस रंग को अवशोषित नहीं करेगा वो दिखाई दे देगा, खत्म कारण। इस कारण से रंगीन होता है, और रंगीन होने के पीछे रीजन है कि dd संक्रमण। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अपने निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पर जाते हैं, तो कुछ रंगों को अवशोषित कर लेते हैं, जिन रंगों को अवशोषित नहीं करते उसको फेंक देते हैं। मेन है dd संक्रमण। और dd संक्रमण क्यों होता है, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो फिर खत्म कहानी, कुछ होना ही नहीं है उसमें। यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तभी संभव है। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाएंगे बच्चों, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, डी ब्लॉक का एलिमेंट्स केंद्रीय धातु परमाणु है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे ही डी कक्षक में। तो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पर जाते हैं, तो एनर्जी लेते हैं, प्रकाश से एनर्जी प्राप्त करते हैं। जिन रंगों को खींच लिए तो ठीक है, और जिन रंगों को छोड़ दिए वो कलर दिखाई देने लग जाता है। थोड़ा देखिएगा, इससे पहले एकक में हमने पढ़ा था कि संक्रमण धातुओं के संकुलों की एक विशेषता रंगों का विस्तृत परास होता है। जब श्वेत प्रकाश प्रतिदर्श में से होकर बाहर निकलता है, मतलब किसी पदार्थ की बात करते हैं तो उसमें से बाहर निकाला जाता है, तो श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो उसका कुछ भाग अवशोषित हो जाता है। जो बाहर निकलने वाले प्रकाश श्वेत नहीं रहता है, क्योंकि जो भाग बच्चों कुछ भाई 7 रंगों से मिलकर के श्वेत प्रकाश होता है, कुछ रंग को अवशोषित कर लिया तो श्वेत तो दिखाई नहीं देगा, है ना। अतः बाहर निकलने वाला प्रकाश श्वेत नहीं रहता है, संकुल का रंग वो दिखाई देता है जो उसके द्वारा अवशोषित रंग का पूरक होता है। इन एक रंग को अवशोषित कर लिया, उसका पूरक रंग जो होगा वही दिखाई देता है। ये चीज आप लोगों ने डी ब्लॉक के तत्वों में बारीकी से समझा है बच्चों। जैसे यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स है, आप लोगों को उसी भाषा में लिखना है। डी ब्लॉक के जो तत्वों में पढ़ा था वही चीज आपको लिखना है, आपको ज्यादा नहीं। हाँ, जिसको यदि याद करना है कि भाई एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन दिया है ना, ये चार्ट दिया है कि जैसे मान लीजिए एक यौगिक आ गया बच्चों, आपका ये यौगिक हो गया, ठीक। ये यौगिक जो होता है पीला रंग अवशोषित कर लेता है, और इसका जो पूरक होता है बैगनी रंग वो हमें दिखाई देता है। पीला रंग का पूरक रंग क्या हो गया, बैगनी रंग, ठीक है बच्चों। जैसे आपका ये दूसरा यौगिक है, नामकरण हमने बताया था, यहां पर नामकरण क्योंकि हम सुपरफास्ट कर रहे हैं, ज्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे। नीला हरा को यदि खींच लिया तो इसका बच्चों अपोजिट जो है लाल रंग है, ठीक है। कैसा हो गया, लाल रंग हो गया। यदि नीला रंग तीसरा यौगिक है बच्चों, ये नीला रंग को खींच लिया तो इसका अपोजिट हमें पीला नारंगी दिख गया। यदि पराबैंगनी को कोई अवशोषित कर लिया तो हल्का पीला दिख गया। लाल को खींच लिया बच्चों तो उसका अपोजिट नीला, क्योंकि नीला हरा देखो ना, नीला हरा, ठीक है, चीजें क्लियर। और यदि नीला हरा ले लिया तो नील लोहित ऐसे दिखाई दे जाता है। समूह का रंग, उपसंयोजक समूह का रंग है बच्चों। ये आप लोगों को यदि याद करना है तो ठीक है, और नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभार पूछा जाता है कि इस यौगिक का रंग कौन सा होगा। इसके पीछे रीजन जो है बच्चों, वो रीजन आप लोगों को क्लियर हो ही गया है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। इसके पीछे रीजन भी मैंने आपको बता दिया कि जब दृश्य प्रकाश से एनर्जी ली जाती है तो मूल अवस्था से इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर पर जाता है। उच्च ऊर्जा स्तर के जाने के कारण बच्चों, है ना, कुछ रंगों को अवशोषित कर लेता है, जो रंग अवशोषित नहीं करता वो हमें दिखाई देता है।
चलिए अपना खत्म, रंग वाला सिस्टम खत्म। यहां पर देख सकते हैं एनसीईआरटी में बहुत कुछ देके रखा है, जैसे कुछ रत्नों का प्रयोग करते हैं। रत्नों का प्रयोग करते समय संकुल यौगिक के निर्माण के आधार पर हम इसका प्रयोग करते हैं ताकि वो अच्छे तरीके से रंग दिखाई दे जाए। ठीक है, एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा दिया हुआ है इसके बारे में, तो आप लोगों को पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, लेकिन ये चीज आप लोगों को पढ़ना है बच्चों। एक ये क्वेश्चन बनता है, धातु कार्बोनिल में आबंधन किस प्रकार से होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताना है कि धातु कार्बोनिल में आबंधन से आप क्या समझते हो। 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। मैं इसलिए थोड़ा सा चर्चा कर रहा हूं क्योंकि यदि मान लीजिए एग्जाम में आ भी जाए तो आपको ये ना लगे कि सर ने समझाया नहीं था तो हमको याद कर लेते, है ना। देखो बच्चों, सबसे पहली बात तो यहाँ पे कार्बोनिल का मतलब होता है कि ऐसा औपसंयोजी यौगिक जिसमें कार्बोनिल समूह जुड़ा रहेगा। ऐसा कोई भी यौगिक, जैसे निकिल है बच्चों, इसके साथ आपका 4 कार्बोनिल है, ठीक है, तो ये आपका बच्चों कार्बोनिल समूह जुड़ा हुआ है, तो ये धातु कार्बोनिल कहलाए क्योंकि केंद्रीय धातु परमाणु के साथ कार्बोनिल समूह जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका धातु कार्बोनिल हो गया। यानी धातु कार्बोनिल में बच्चों सीधा सीधा कार्बोनिल समूह जुड़ा रहता है और इससे हम एक प्रकार से होमोलेप्टिक बोलते हैं। होमोलेप्टिक क्यों बोलते हैं, होमोलेप्टिक क्यों बोलते हैं? एक पिछले साल प्रश्न आया था एमपी बोर्ड में कि होमोलेप्टिक संकुल किसे बोलेंगे। एक ऐसा संकुल जिसमें एक ही प्रकार के लिगेंड जुड़े होंगे उसे हम होमोलेप्टिक संकुल कहते हैं। एक ऐसा संकुल बच्चों जिसमें एक ही प्रकार के लिगेंड जुड़े रहेंगे उसको हम होमोलेप्टिक बोलेंगे, और जिसमें 2 प्रकार के संकुल जुड़े होंगे उसे क्या बोलेंगे बच्चों? डाइलेप्टिक संकुल बोलेंगे। ठीक है, तो होमोलेप्टिक या डाइलेप्टिक संकुल के बारे में यदि कोई पूछे तो आप लोगों से बनना चाहिए। तो जब धातु कार्बोनिल यौगिक की बात करते हैं बच्चों, तो जिनमें केवल एक कार्बोनिल लिगेंड जुड़ा हो उसे होमोलेप्टिक क्या बोलेंगे? कार्बोनिल। यानी एक जिसमें केवल एक ही प्रकार का लिगेंड है क्योंकि कार्बोनिल है बच्चों। ठीक है, तो होमोलेप्टिक कार्बोनिल अधिकतर संक्रमण धातुओं द्वारा निर्मित होते हैं। संक्रमण धातु मतलब डी ब्लॉक के तत्वों के। इन कार्बोनिल की संरचनाएं सरल एवं सुस्पष्ट होती है। जैसे टेट्रा कार्बोनिल चतुष्फलकी होता है, पेंटा कार्बोनिल त्रिकोणीय द्विपिरामिडी होता है, हेक्सा कार्बोनिल बच्चों अष्टफलकीय होता है ना। डेका कार्बोनाइलाइड मैग्नीज 2 वर्ग पिरामिडी इकाइयों से मिलकर बना होता है जो MN आबंध से जुड़ी रहती है। आक्टा कार्बोनिल डाई कोबाल्ट में 2 कोबाल्ट आबंधों के प्रत्येक मध्य कार्बोनिल समूह सेतु के रूप में कार्य करता है। बस इतना ही है, इसमें कुछ भी नहीं है, ज्यादा नहीं है। इसमें बस इतना ही समझाना है कि होमोलेप्टिक कार्बोनिल यौगिक में केवल कार्बोनिल जो लिगेंड है वो जुड़ा रहता है और इसका संरचना बच्चों बिल्कुल सरल एवं स्पष्ट होता है ना। जैसे यदि मान लीजिए जैसे आपके पास 4 कार्बोनिल समूह जुड़े हैं तो सीधा सीधा वो चतुष्फलकी है। यदि 5 कार्बोनिल बच्चों तो त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, और 6 कार्बोनिल तो अष्टफलकी। यदि 3 एग्जाम्पल देखना ना, बोर्ड एग्जाम के लिए 3 एग्जाम्पल यदि आपसे बन रहा बच्चों तो बड़ा सिंपल है कि बोला गया कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी केंद्रीय धातु परमाणु या मेटल है बच्चों, मेटल की बात कर रहा हूं, इसमें आपके पास 4 कार्बोनिल है, तो 1 हो गया बच्चों, ये आपका 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये आपका 4 हो गया। तो इस तरीके से बच्चों आपका ये चतुष्फलकी बनाता है। कैसे बनाता है बच्चों? चतुष्फलकी। उम्मीद करता हूं चतुष्फलकी आप लोगों को पता होगा कि चतुष्फलकी कैसे बनता है। ये चतुष्फलकी हो जाता है। कैसे बनता है बच्चों? चतुष्फलकी। ये चतुष्फलकी है। यदि मान लीजिए आपके पास मेटल है और कार्बोनिल समूह कितने जुड़े हैं बच्चों? एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया कार्बोनिल, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ऐसा टोटल कितने जुड़े हैं बच्चों? 5। तो ये त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, त्रिकोणीय का मतलब ऐसा त्रिकोणीय, और बच्चों ये द्विपिरामिडी है ना, त्रिकोणीय, ये द्विपिरामिडी। कैसा? द्विपिरामिडी, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी हो गया। कैसा हो गया बच्चों? त्रिकोणीय द्विपिरामिडी हो गया। यदि मान लीजिए यही मेटल है बच्चों, यही मेटल है और मेटल के पास कार्बोनिल जुड़ा हुआ है, इसको काट देते हैं, यहां पे कार्बोनिल जुड़ा हुआ है, ठीक है, एक कार्बोनिल यहां जुड़ा हुआ है। थोड़ा सा इसको क्लीन करते हैं भाई। ये मेटल है, ठीक, कार्बोनिल, ठीक है, तो ऐसा 4 जुड़ गया, एक ऐसा जुड़ गया, एक ऐसा जुड़ गया। तो ये अष्टफलकी कैसे बनाएगा? पहले तो इसकी ऐसे आकृति बना दो, फिर इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, ठीक है बच्चों, इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, तो ये आपका अष्टफलकी बन जाता है। कैसे बन जाता है? अष्टफलकी। तो तीनों संरचना भी मैंने समझा दिया है। ये तो सिंपल एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट ले लो। इतना ही आपको करना है कि धातु कार्बोनिल में आबंधन के बारे में समझाइए। तो सीधा सीधा बच्चों होमोलेप्टिक धातु कार्बोनिल मुख्य रूप से संक्रमण धातुओं में पाया जाता है, इसका संरचना बिल्कुल स्पष्ट होता है। यदि मान लीजिए
4 कार्बोनिल समूह जुड़ा हुआ बच्चों तो सिंपल है, वो चतुष्फलकी होगा। इसके बाद 5 की बात करते हैं तो त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, यदि बात 6 जुड़ा हुआ है तो अष्टफलकी होता है। इसके बाद भी Mn धातु परमाणु के साथ जुड़ा है तो अच्छी बात है, तो Mn के बीच रहता है बच्चों। और यदि कार्बोनिल कोबाल्ट है, 2 कोबाल्ट है बच्चों, तो वो भी आपका सेतु लिगेंड। ये सेतु लिगेंड मतलब 2 को जोड़ने का काम कर रहे हैं, ठीक है। इसको रटना 3 ठो तैयार कर लेना बहुत है, ठीक है। चलिए, और यहां पर हम बात करें, हाँ यहां से बात करते हैं बच्चों, सीधा सीधा यहां से देखिए कि कभी कभी 3 नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा कि उपसहसंयोगियों का महत्व या अनुप्रयोग समझाइए। अनुप्रयोग का मतलब उपयोग, तो 2-3 उपयोग आपसे पता होना चाहिए, मतलब आपसे बनना चाहिए, ठीक। जैसे पहला जो उपयोग है कि गुणात्मक तथा मात्रात्मक रासायनिक विश्लेषण उपसहसंयोगी के अनेक उपयोग से करते हैं, ठीक है। अनेक परिचित रंगीन अभिक्रियाएं धातु आयनों के साथ अनेक लिगेंडों के उपसहसंयोजन सत्ता बनाने का रंग उत्पन्न होता है। चिरसम्मत तथा यांत्रिक विधियों द्वारा धातु आयनों की पहचान उसमें मात्रात्मक आकलन के आधार पर किया जाता है। जैसे अभिकर्मक का उदाहरण EDTA, DMG, अर्थोनाइट्रोसो, है ना, बीटा नेप्थेनॉल, क्यूफेरान। भाई ऐसे यौगिक हैं जिसमें अपन क्या करते हैं, कई सारे यौगिकों के गुणात्मक एवं मात्रात्मक अध्ययन करते हैं। तो ये वाला आपको तैयार नहीं करना है, ये आपको रटना नहीं है क्योंकि कठिन है और ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। दूसरा जरूर तैयार कर लेना। दूसरा जो है बच्चों बहुत महत्वपूर्ण है कि जल के कठोरता का आकलन करने के लिए, जल में कठोरता का कारण यह है कि जल में विभिन्न प्रकार के लवण होते हैं, जैसे कैल्शियम का लवण हो गया, मैग्नीशियम का लवण हो गया बच्चों, है ना। तो ये लवण है, इनको अपन दूर करने के लिए हम किनका प्रयोग करते हैं, संकुल यौगिक का निर्माण करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए Ca2 पॉजिटिव है, Mg2 पॉजिटिव है, हमने बच्चों ये माना कि ये क्या है, जल में उपस्थित है। अब जल में उपस्थित है तो इसके लिए हमने जैसे Na2EDTA का बच्चों यहां पर घोल डाल दिया, तो ये क्या है, EDTA इसके साथ जुड़ जाएगा और इसकी मतलब आयन को लेकर के बाहर कर देगा, जिससे क्या होगा बच्चों, कठोरता का आकलन पता चल जाएगा कि कितना इसमें कठोरता है। आकलन का मतलब उसकी उपस्थिति का पता लगाना। जल की कठोरता क्यों होता है, उसमें उपस्थित लवणों के कारण, है ना। जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, है ना, ऐसे बहुत सारे ऐसे भाग है बच्चों। यदि इसकी परसेंटेज निकालनी है, इसकी प्रतिशत, तो अपन क्या करते हैं, उपसहसंयोगी यौगिक डालते हैं, तो उसको पकड़ करके खींच करके ले आता है, उसकी उपस्थिति का पता लगा सकते हैं। तो ये आपका जल का कठोरता बच्चों, उसके आकलन करने के लिए हम, है ना, किसका, उपसहसंयोगी यौगिक का प्रयोग करते हैं। विभिन्न प्रकार के धातुओं के निष्कर्षण में भी इसका प्रयोग करते हैं बच्चों। जैसे सिल्वर हो, गोल्ड हो के लिए संकुल का विचरण का उपयोग होता है। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन तथा जल की उपस्थिति में गोल्ड साइनाइड आयरन से संयोजित होकर के जलीय विलयन सहसंयोजन सत्ता AuCN का होल 6 नेगेटिव बनाता है। इस विलयन में जिंक मिलाकर गोल्ड को पृथक किया जाता है। मतलब कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जैसे बहुत सारे यौगिक है, सिल्वर मतलब जैसे Ag है ना, गोल्ड आपका Au है बच्चों। मान लीजिए किसी विलयन में Au उपस्थित है तो उसको क्या करते हैं कि ऐसा पदार्थ उसमें डालते हैं कि वो उपसहसंयोगी यौगिक बन जाए। अब वो गोल्ड के साथ क्रिया करके बाहर आ गया, जिसको फिर अपन प्रयोग के द्वारा अलग कर देते हैं, ऐसा सिस्टम है। तो विभिन्न प्रकार के धातुओं के निष्कर्षण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे गोल्ड या सिल्वर को निकालना है बच्चों, तो क्या करेंगे, है ना, मान लीजिए जल में आपका गोल्ड या सिल्वर है, तो फिर अपन क्या करेंगे, साइनाइड आयन डालेंगे। क्या डालेंगे, साइनाइड आयन। तो गोल्ड जो है साइनाइड के साथ जल्दी से सक्रिय होगा, क्रिया कर लेगा और संकुल यौगिक बनाएगा, जिसको अपन बाहर निकाल करके उसको पृथक कर लेंगे। तो ऐसे हम धातुओं के निष्कर्षण में भी इसका प्रयोग करते हैं। आगे बच्चों इसका यहां पर देखिए कि इसी प्रकार धातु के शुद्धिकरण में संकुल बना करके उसे पुनः विघटित करके किया जाता है। अशुद्ध निकिल को, है ना, निकिल कार्बोनिल में परिवर्तित किया जाता है और इसे अपघटित करके शुद्ध निकिल प्राप्त करते हैं। जैसे निकिल आपका एक धातु है बच्चों, है ना, अशुद्ध के साथ मिला हुआ, इसके साथ बहुत सारे अशुद्धियां हैं, तो फिर अपन क्या बोलते हैं, कार्बोनिल के साथ संकुल बना देते हैं और संकुल बनाने के बाद उसको अलग करते हैं, फिर विघटित करा देते हैं, तो निकिल अच्छा हो जाता है। मतलब यदि अशुद्धियां उसकी दूर करने के लिए भी करते हैं, है ना, कोई भी धातु है उसको बच्चों अपन क्या करते हैं, उपसहसंयोगी यौगिक के सहयोग के माध्यम से हम उसको शुद्ध बना लेते हैं। अच्छा, हमारे दैनिक जीवन में विटामिन B12 बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो साइनोकोबालामिन है हमारे जीवन में बच्चों, इसका बहुत उपयोग है। इसमें भी आपका क्या है, उपसहसंयोगी यौगिक है ना। तो हम जैव प्रक्रम में, जैव तंत्र में भी विभिन्न प्रकार के, है ना, उपसहसंयोगी यौगिक का उपयोग करते हैं। ये बोला गया कि दैनिक जीवन में रसायन कहाँ कहाँ उपयोग होता है, इसलिए बताया जाता है। ठीक है, जैसे आप सबको पता है कि कोबाल्ट
विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, ये सबको पता है बच्चों, है ना, साइनोकोबालामिन। तो कोबाल्ट पाए जाने के कारण ये केंद्रीय धातु परमाणु कोबाल्ट होता है और एक ये उपसहसंयोजी यौगिक होता है जो जैव प्रक्रम के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। ठीक, चलिए और भी कुछ काम का है, यदि काम का चीज होगा उसी को पढ़ना है, जो काम का चीज नहीं बच्चों उसे बिल्कुल नहीं पढ़ना है। और आप लोगों को एनसीईआरटी का बुक जरूर देख लेना है। बीच बीच में क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, ऐसे ही बीच से पूछ देगा, है ना, ऑब्जेक्टिव पूछ देगा। जैसे मान लीजिए उपसहसंयोजन यौगिक का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है, जैसे मान लीजिए बिल किल्सन, ये क्या है, तो उत्प्रेरक है, पूछ देगा, है ना। एल्कीनो के हाइड्रोजनीकरण में किस उपसहसंयोजी यौगिक का प्रयोग करते हैं, तो बिल किल्सन, है ना। जैसे बच्चों ट्राइफेनिल फास्फीन, ये आप कब देख लो, है ना, रोडियम संकुल, ये लो। ऐसा क्वेश्चन भाई एनसीईआरटी को फंसाना है, इसलिए तो कहता हूं कि बच्चा टॉपर वही बनता है जो पूरा 100% पढ़ सकता है। इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले तो भैया 80-90, अरे मुश्किल से 80% ही ला पाते हैं। जो पूरा पढ़ता है वही 90+% लाता है। ठीक है, तो इस तरीके से वस्तुओं पर सिल्वर या गोल्ड का वैद्युत लेपन करना है, जैसे किसी पदार्थ पर गोल्ड का परत चढ़ाना है और चमकदार हो तो उसको उपसहसंयोजी यौगिक बना करके उसमें घोल बना करके परत चढ़ा देते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि वो ज्यादा चमकदार होता है। जैसे यहां पर देख सकते हो कि वस्तुओं पर सिल्वर या गोल्ड का वैद्युत लेपन करना है तो धातु आयनों के विलयन से करने की अपेक्षा डायरेक्ट धातु आयन का विलयन नहीं करते, बल्कि उसको संकुल के रूप में बना करके विलयन से करते हैं, तो कहीं अधिक चिकना और अधिक बढ़िया चमकदार होता है बच्चों। ठीक है, इस तरीके से तो ऐसे उपयोग आप लोगों को तैयार कर लेना है यदि पढ़ना होगा तो। यदि ये एक्स्ट्रा की पॉइंट होते हैं बच्चों, कुछ बच्चे केवल प्रश्न उत्तर पढ़ते हैं, कुछ बच्चे बुक का भी देखते हैं, बीच बीच का निचोड़ देखते हैं, और ऐसे ही एनसीईआरटी के ही बीच के ही क्वेश्चन आ जाते हैं और फिर हम कहते हैं कि सर हमने तो आज तक ये चीज पढ़ा ही नहीं था। तो इसलिए हमेशा कहता हूं कि जो टॉपर बच्चा होता है, जो 90+ लाना चाहता है, उसका एक्स्ट्रा वर्कलोड होता है, क्योंकि टीचर भी इन चीजों को उतना नहीं लिखाता है, क्योंकि जानता है कि ये सब चीज बच्चे याद नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो वास्तव में जो बच्चा चाहता है कि हमें बहुत अच्छा नंबर लाना है, तो उनके फैक्ट को लिख लेता है कि ये ऐसा लिखा गया एनसीईआरटी में, कभी हो सकता है आ जाए तो बन जाए, तो उसका भी नंबर बढ़ जाता है। तो इस तरीके से कुछ ऐसे टॉपिक पॉइंट थे जो मैंने नहीं समझाया था या कुछ समझाया भी था, फिर भी रिवीजन करा दिया। और आज के बाद ये चैप्टर खत्म, इसके बाद इससे कोई टॉपिक आपको नहीं मिलेंगे, अगले चैप्टर में पहुंच जाएंगे बच्चों। लेकिन हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करना। चैनल में पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।